अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि जब हम हेपेटाइटिस बी की डायग्नोसिस कर रहे होते हैं और डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस की प्रेजेंस को चेक कर रहे होते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करेंगे, तो इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी के ऊपर कौन कौन से एंटीजन होते हैं और इन एंटीजन्स के अगेंस्ट कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी के ऊपर कौन कौन से एंटीजन होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो एंटीजन आते हैं जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी के ऊपर, उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एंटीजन होता है जो कि बड़ा सा एंटीजन है, इसको हम कहते हैं लार्ज सरफेस एंटीजन। और इसी तरह ये जो एंटीजन है जो कि मीडियम साइज़ का है, इसको हम कहते हैं मीडियम सरफेस एंटीजन। और ये जो एंटीजन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है वो एक इन्वेलप वायरस है, तो उसके बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल सरफेस एंटीजन। तो ये जो तीनों सरफेस एंटीजन होते हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसके अलावा ये जो होता है हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, इसके अलावा और एंटीजन भी होता है, जैसा कि ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आप लोगों को ये जो एंटीजन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ई एंटीजन। और इसी तरह इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं ये है हेपेटाइटिस बी का कोर। तो इसमें ये जो एंटीजन होते हैं इनको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तो ये 3 एंटीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, सरफेस एंटीजन, ई एंटीजन और कोर एंटीजन। और इन तीनों एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाती है। तो वो कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, जो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सरफेस एंटीजन, या उसको हम कहते हैं एंटी-एचबीएस। और इसी तरह जो ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एंटी-एचबीई। और इसी तरह जो कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं एंटी-एचबीसी। तो ये जो तीनों एंटीबॉडी होती हैं इसमें जस्ट ये जो एंटीबॉडी होती है एंटी-एचबीएस, यानी कि जो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ यही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। यानी कि जब इसकी प्रेजेंस को हम चेक कर लेते हैं सीरम के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पर्सन है उसने इफ़ेक्टिवली कम्बैट किया है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस और उस वायरस को बॉडी में से रिमूव कर दिया है। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी 2 एंटीबॉडी होती है एंटी-एचबीई और एंटी-एचबीसी, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस में वो इम्पॉर्टेंस होती है। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो हमारे ब्लड के अंदर कब कब एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ अपीयर होती हैं और डिसअपीयर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अक्यूट इन्फेक्शन को पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी होता है वो दोनों तरह के इन्फेक्शन काज करवाता है, अक्यूट इन्फेक्शन भी काज करवाता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन भी काज करवाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब अक्यूट इन्फेक्शन होता है तब एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का पैटर्न किस तरह से होता है, यानी कि वो कब अपीयर होती हैं और कब डिसअपीयर होती हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ एक बनाया है, और ये जो ग्राफ है इसका ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है। यानी कि जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के टाइम ड्यूरेशन को ये एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये क्या कर रहा है, एंटीजन्स और जो होते हैं एंटीबॉडीज़ उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है तो उसको ये वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है वाइट लाइन ये क्या है, एक्चुअली एक बेस लाइन है। यानी कि इससे नीचे जब होगी कंसंट्रेशन एंटीजन्स की या एंटीबॉडीज़ की तब उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब उन एंटीजन या एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन इस बेस लाइन से ऊपर चली जाती है तब उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हेपेटाइटिस बी का अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो हम
ब्लड के अंदर डिटेक्ट करते हैं वो होता है हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन। इनिशियली क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम होती है और उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ब्लड के अंदर, लेकिन तकरीबन 1 मंथ के बाद इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इन वायरसेस को एलिमिनेट कर देंगी। तो अब जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवरकम करेगा हेपेटाइटिस बी के ऊपर तो ये जो सरफेस एंटीजन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अनलेस क्या होगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी कम हो जाएगी कि इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उनको हम इस ड्यूरेशन में ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो सारे के सारे सरफेस एंटीजन के ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं। यानी कि फ्री एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती या बहुत ही कम होती हैं। तो इसी वजह से उसको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवरकम कर लेता है, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट वो वायरस को एलिमिनेट करती हैं, तब क्या होता है सरफेस एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो बेस लाइन होती है इससे नीचे जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, जो सरफेस एंटीजन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो होती है कंसंट्रेशन अभी भी, क्योंकि ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो अभी भी ये क्या कर सकती है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी उनको अपने साथ अटैच करवा सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम जो है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी क्या है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं वो मोस्टली क्या हो गई हैं, सरफेस एंटीजन के ऊपर अटैच हैं। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा, सरफेस एंटीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, जो फ्री एंटीबॉडीज़ हैं अब उनकी कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको अब हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैटर्न होता है सरफेस एंटीजन का और जो होती हैं सरफेस एंटीबॉडीज़ का। यानी कि जो सरफेस एंटीजन होता है एक्यूट इन्फेक्शन में वो इनिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवरकम करता है, यानी कि जो सरफेस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो उसको क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। अब क्या हो जाता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है सरफेस एंटीजन की, तो अब इसके बाद क्या होता है, जो फ्री एंटीबॉडीज़ होती हैं अब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उस एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सरफेस एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सरफेस एंटीजन की जो प्रेजेंस होती है इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन को जो है वो करंट इन्फेक्शन है। यानी कि जब भी अगर आप टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और उस पर्सन के अंदर सरफेस एंटीजन जो है वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसको अभी जो है वो करंट इन्फेक्शन है। वो अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक कब होगा उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो इन सरफेस एंटीजन और सरफेस एंटीबॉडीज़ के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो होती हैं एंटीबॉडीज़ जो कि कोर एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये इनिशियली प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी कि तकरीबन 2 मंथ के बाद जो है इनकी जो लेवल है या जो इनकी कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव नहीं होती, यानी कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो इसी वजह से ये जो होगा इन्फेक्शन जो होगा हेपेटाइटिस का उसको एलिमिनेट नहीं करवा सकती। लेकिन ये डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट होती हैं। वो किस तरह से कि ये जो होती हैं एंटीबॉडीज़ जो कि कोर एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, इनकी 2 टाइप होती हैं। एक को हम कहते हैं IgM और एक को हम कहते हैं IgG। ये एक्चुअली जो IgM और IgG हैं ये एंटीबॉडीज़ की टाइप हैं। वैसे जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स होती हैं। IgM होती है एंटीबॉडी की टाइप, IgG होती है, IgA होती है और IgE होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एंटीबॉडीज़ की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो एंटीबॉडीज़ की अपीयरेंस का पैटर्न इस तरह से होता है कि जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी अपीयर होती है वो होती है आईजीएम, और जैसे ही इन्फेक्शन का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, आईजीजी एंटीबॉडी जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और आईजीएम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल जो इसकी प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो यानी इनिशियल इन्फेक्शन होता है या जो अक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें आईजीएम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि अगर हम डायग्नोसिस करते हैं या जो टेस्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो जो हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसकी नेचर आईजीएम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्सन को अक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि अभी उसको इनिशियली इन्फेक्शन हुआ है और करंट इन्फेक्शन है। लेकिन अगर उसमें आईजीजी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसकी नेचर आईजीजी है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है। तो इस कोर एंटीबॉडी के अलावा दो और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस होती है हेपेटाइटिस बी की डायग्नोसिस में। हालांकि इनको हम सीरोलॉजी की जो टेस्टिंग होती है हेपेटाइटिस बी की, उनको हम इन दोनों कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है हेपेटाइटिस बी का ई एंटीजन। तो जब ये प्रेजेंट होता है यानी कि इसको हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन के अंदर पीक पे जो है वो इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी का, यानी कि उसमें जो सिम्टम्स होंगी हेपेटाइटिस की वो भी अपीयर हो रही होंगी, और जो पीसीआर है हेपेटाइटिस बी का वो भी इस ड्यूरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस ड्यूरेशन में जो है वो इन्फेक्शन बहुत पीक पे होता है, सिम्टम्स बहुत सीवियर होती हैं, और इवन जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, यानी कि जब ई एंटीजन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अगेंस्ट भी क्या हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, जो एंटी एचबीई एंटीबॉडी है वो हमें जो है वो ब्लड के अंदर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा था इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हुई थी, इसके बाद जो फ्री एंटीबॉडी है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें भी यही होगा कि एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। तो उसके बाद क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन जब बिल्कुल ख़त्म होगी तो फ्री एंटीबॉडीज़ जो होंगी एंटी एचबीई उनकी कंसंट्रेशन अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ख़ास एक ड्यूरेशन बाद जो है वो इनकी जो लेवल है एंटी एचबीई का उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो थी इम्पॉर्टेंट जो है वो एंटीबॉडीज़ थी और एंटीजन थे जो कि अपीयर होते हैं अक्यूट इन्फेक्शन में। और जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्यूरेशन होता है जिसमें ई एंटीजन पॉजिटिव होता है या जब कंसंट्रेशन पीक पे होती है वायरस की, उसमें क्या होता है, पीसीआर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और ये जो ड्यूरेशन होते हैं जिसमें जो सरफेस एंटीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, और फ्री एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो कि सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसको हम कहते हैं विंडो पीरियड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें सरफेस एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी उसको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही सरफेस एंटीबॉडीज़ को हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं विंडो पीरियड। तो ये जो विंडो पीरियड होगा इसमें जस्ट जो होती हैं कोर एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और सम टाइम जो है वो ई एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो विंडो पीरियड के अंदर सरफेस एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा और जो होती हैं सरफेस एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स होती हैं उनकी अपीयरेंस कब होती है। तो ये जो इनिशियल होता है जब सरफेस एंटीजन जो है वो अपीयर होता है या डिटेक्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर, वहाँ से लेके कुछ मंथ तक जो है वो हमें उसकी जो माइल्ड सिम्टम्स होती हैं हेपेटाइटिस बी की वो हमें जो है वो फील होंगी, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं। और तकरीबन 2 मंथ के बाद जो है वो हम ALT को भी हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। ALT क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जब हमारा जो लीवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं तो वो डैमेज सेल्स जो होते हैं वो ALT को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इन्फेक्शन के तकरीबन 2 मंथ के बाद जो है वो ALT को हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी ALT जो है वो उस वक्त प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है जब इन्फेक्शन जो है वो पीक पे होता है, यानी कि जो हमारे हिपैटोसाइट्स होते हैं या जो लिवर के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं,
तब क्या होता है ALT की प्रोडक्शन होती है। और अगर इसकी हम टिपिकल सिम्टम की बात करें जो कि क्या है जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो पीली पड़ जाती है, आपकी आंखें जो है वो पीली पड़ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो बिलिरुबिन होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। तो ये कब अपीयर होती है, तकरीबन 2.5 मंथ जो होते हैं जब इन्फेक्शन होता है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है इन्फेक्शन, तो उस वक्त क्या हो जाती है, ये जो है ये सिम्टम जो है वो अपीयर होती है। तो ये था अक्यूट इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं कि जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तब एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ का पैटर्न किस तरह से होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि जब अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो सरफेस एंटीजन एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तकरीबन 5 मंथ या उससे ज़्यादा का जो ड्यूरेशन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि जो सरफेस एंटीजन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जब सरफेस एंटीजन है वो 6 मंथ से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस बी का। और साथ ही और किस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं कोर एंटीजन के अगेंस्ट, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, IgM और IgG। अगर तो उसमें IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा और IgM बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कंफर्म है, यानी कि उसको अब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर सरफेस एंटीजन जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा पॉजिटिव आ गया है और जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो IgG हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा हम दूसरे एंटीजन्स की प्रेजेंस को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है कि ई एंटीजन जो होता है वो एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद उसकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो ई एंटीजन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो पॉजिटिव आती है ब्लड के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और एक पर्सन है उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है और उसमें सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव है और ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें इन्फेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी की, यानी कि उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो तेज़ी से एक दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन अगर उसमें जस्ट जो है वो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो उसमें एक दूसरा पर्सन था जिसमें ई एंटीजन प्रेजेंट था। और ये जो सरफेस एंटीजन होता है ये फॉर ईयर्स जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि जो सरफेस एंटीजन जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को जो है वो करंट इन्फेक्शन है, या तो उसको अक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। और क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या होगा कि जब 6 मंथ से ज़्यादा अगर उसमें जो है हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है। और इसमें जो एंटीबॉडीज़ होंगी इसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस होंगी वो सारे की सारे क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो इसी वजह से जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था क्रॉनिक इन्फेक्शन। इसी तरह एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसमें जब हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो सरफेस एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी का उसको जस्ट हम इनोकुलेट करते हैं किसी पर्सन के अंदर, और वो जो पर्सन होता है उस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है। तो उस पर्सन के अंदर सिर्फ एंटीबॉडीज़ अपेयर होंगी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, बाकी जो होती हैं एंटीबॉडीज़ या जो एंटीजन होते हैं उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि उसमें सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, ई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, जस्ट उसमें सरफेस एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, अक्यूट की, क्रॉनिक की और जब वैक्सीनेशन हम करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जब हम हेपेटाइटिस बी के सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की प्रेजेंस को हम चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स जिसकी प्रेजेंस को हम चेक करते हैं और फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसमें है जो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है NTHBS, इसकी प्रेजेंस को हम चेक करते हैं, और सरफेस एंटीजन की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं, और कोर एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं, और दोनों एंटीबॉडीज़ IgM और IgG की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि अक्यूट इन्फेक्शन है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक केस है, यानी एक पर्सन है उसमें
तीनों तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है और सरफेस एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी नेगेटिव हैं और कोर एंटीबॉडीज़ वो भी नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो क्योंकि इसका एक्सपोजर वायरस के साथ नहीं हुआ तो इसी वजह से उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो ये पर्सन क्या होगा, ससेप्टेबल होगा, यानी इसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि इस पर्सन के अंदर anti-HBs एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सके जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। और इस तरह एक और केस है जिसमें हमने सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की है और उसमें इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं कि उसमें सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं और कोर एंटीबॉडीज़ भी क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पर्सन था उसको पहले जो है इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस बी का, यानी उसमें सरफेस एंटीजन शुरू में प्रेजेंट थे, लेकिन उस पर्सन ने इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की और इन सरफेस एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, इन सरफेस एंटीजन्स को रिमूव कर दिया बॉडी से, यानी कि जो वायरस था वो रिमूव हो गया है बॉडी से। तो जब ये वायरस रिमूव हो जाएगा बॉडी से तो उसके बाद क्या होगा, जो फ्री एंटीबॉडीज़ होंगी, सरफेस एंटीबॉडीज़, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो मैंने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था, तो ये क्या हो जाएंगी, डिटेक्टेबल जो वैल्यू होगी वो उन तक ये पहुंच जाएंगी, तो उसको ये जो होंगी सरफेस एंटीबॉडीज़, तो इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पर्सन है अब ये रिकवर्ड हो चुका है प्रीवियस इन्फेक्शन से। इसी तरह तीसरी एक केस है जिसमें क्या है कि सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं और कोर जो है एंटीबॉडीज़ वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है इसको हमने वैक्सीनेशन की है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि जो सरफेस एंटीजन है वो हम इनोकुलेट करते हैं और जस्ट जो है वो जो HBs होती हैं, यानी कि जो सरफेस एंटीबॉडीज़ होती हैं, सिर्फ वही प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है इसकी वैक्सीनेशन हुई है, तो इसमें दूसरी जो होती हैं एंटीबॉडीज़ और जो दूसरे एंटीजन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। अब जो चौथा केस क्या हो सकता है कि एक पर्सन है उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और उसमें जो है सरफेस एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं और उसमें जो है कोर एंटीबॉडीज़ जो IgG हैं वो माइल्डली पॉजिटिव हैं, यानी बहुत ही कम है IgG एंटीबॉडीज़, जबकि IgM एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं, वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्सन को अक्यूट इन्फेक्शन है। एक तो यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि उसको करंट इन्फेक्शन है। तो उसमें एक तो हम टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं कि अगर 6 मंथ्स से कम है उसका ड्यूरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो एक तो वो अक्यूट हो सकता है। दूसरा उसमें जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो ये है कि उसमें IgM एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो IgM एंटीबॉडीज़ मैंने आप लोगों को बताया था ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब अक्यूट इन्फेक्शन होता है तब IgM एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को अक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि ये जो स्टेज है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें जो होती हैं हमारी सरफेस एंटीबॉडीज़ वो प्रेजेंट नहीं होती या उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे जो होंगी सरफेस एंटीबॉडीज़ वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो इस स्टेज को जो है वो ये रिजल्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस पर्सन को अक्यूट इन्फेक्शन है। तो इसी तरह पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक पर्सन है उसका हमने सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की है, उसमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आया है और सरफेस एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आई हैं, जबकि जो कोर एंटीबॉडीज़ की जो IgG नेचर है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आई है, जबकि कोर एंटीबॉडी की IgM जो नेचर है वो बहुत ही माइल्डली पॉजिटिव आई है या फिर नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है इसको जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कि उसमें जो सरफेस एंटीजन होगा वो 6 मंथ से ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। और दूसरा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो IgG हैं, तो क्योंकि IgG पॉजिटिव आ रही हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इस पर्सन को क्रॉनिक इन्फेक्शन है। और इस पर्सन में क्योंकि जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होंगी, सरफेस एंटीबॉडीज़, लेकिन वो सारे की सारे क्या हो रही होंगी, न्यूट्रलाइज हो रही होंगी, क्योंकि उसमें सरफेस एंटीजन जो है वो पॉजिटिव है। तो इसी वजह से हम सरफेस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो रिज़ल्ट है वो इस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 6 मंथ से आगे का जो है वो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, यानी कि अब उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है। और उसमें जैसे मैंने बताया कि सरफेस एंटीबॉडीज़ जो हैं वो
नहीं होंगी। तो ये पर्सन जो है उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है। और इसी तरह लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक पर्सन जो है उसमें सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, सरफेस एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं और जबकि कोर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो स्टेज है, जैसे मैंने बताया था विंडो पीरियड, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। विंडो पीरियड में मैंने आप लोगों को बताया था कि सरफेस एंटीजन जो है वो नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनके जो लेवल होता है, डिटेक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। और जो होती हैं सरफेस एंटीबॉडीज़ वो भी बहुत कम होती हैं, यानी जो फ्री एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, उनको भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेज होती है इसमें सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव होता है और सरफेस एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव होती हैं। जस्ट जो होती हैं कोर एंटीबॉडीज़ वो पॉजिटिव होती हैं। तो एक तो ये विंडो पीरियड को रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा और भी इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, जैसा कि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, यानी कि जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो फॉल्सली जो हैं वो पॉजिटिव आ सकती हैं। या फिर ये हो सकता है कि सम टाइम क्या होता है कि जो सरफेस एंटीजन होता है उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाती हैं, तो उसको हम उस म्यूटेशन की वजह से उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। या फिर क्या हो सकता है कि ऑकल्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ऑकल्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो वायरस होता है उसका जो पीसीआर होता है वो पॉजिटिव आ रहा होता है, लेकिन जो सरफेस एंटीजन होते हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे होते, तो उसको हम कहते हैं ऑकल्ट इन्फेक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो पर्सन है उसको इन्फेक्शन होता है, यानी कि करंट इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो फॉल्सली जो है वो सरफेस एंटीजन जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा होता। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। तो ये थी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हेपेटाइटिस बी की। आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।